अगर आप रेगुलरली जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं या सोशल मीडिया पर जियोपॉलिटिकल मीम पेजेस को फॉलो करते हैं तो आपने ये एक मीम ज़रूर देखा होगा। हैव अ लुक। क्या कह रहा है ये मीम यहाँ पर आपसे? इसका मतलब यह है कि चाइना अपने लगभग सभी नेबरिंग कंट्रीज के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स में उलझा हुआ रहता है, चाहे वो मिलिट्री पावर की बात हो, इकोनॉमिक या डिप्लोमेटिक पावर की बात हो। चाइना अपने आप को एक अग्रेसिव कंट्री के रूप में सामने रखता है और एशिया के बॉस के रूप में अपने आप को दिखाना चाहता है, और एशिया के बियॉन्ड वो इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक पावर से वेस्टर्न कंट्रीज को भी चैलेंज करता रहता है। आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना इतना अग्रेसिव क्यों है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम मुख्य 3 से 4 कारणों की बात करेंगे और अंत में एक सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। मेरा नाम है संदीप पुनिया। लेट्स गेट इनटू इट। China is pushing its borders far out into international waters. The speed and scale of this military aggression is unprecedented. Taiwanese President Tsai Ing-wen said that the country was facing deliberately heightened military threats. As a PRC adopts a more coercive and aggressive approach to its territorial claims. A top US military official has warned that the Chinese military have become significantly more aggressive in the air and sea of the Pacific region. We have a difficult relationship with China. We're perfectly capable of managing it. सब तैयारी चल रही है। अगर वो एग्रेसिव हो सकते हैं तो हम भी होंगे। हमारी तैयारी पूरी है। आर्ग्यूमेंट 1, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ चाइना। चाइना के अग्रेसिव बिहेवियर को देखने का एक तरीका उसकी विस्तारवादी नीति भी है। एक फ्रेज है कि जो मेरा है वो तो मेरा है, लेकिन जो तुम्हारा है वो निगोशिएबल है। चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी भी कुछ इसी तरह काम करती है। बात है 1978 की और उसके बाद की, जब चाइना ने अपनी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। और इस बात में कोई शक नहीं है कि चाइना अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड करके इस एक्सटेंट तक ले आई कि आज वो दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में शुमार है। और इस इकोनॉमिक ग्रोथ माइंडसेट के साथ चाइना अपनी साइज को फिजिकली भी ग्रो करना चाहता है, और इसी होड़ में चाइना अपने आसपास की 14 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स में उलझा हुआ रहता है। और अचंभे की बात यह है कि चाइना इन्हीं 14 कंट्रीज़ के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है और इन सब के साथ ही बॉर्डर डिस्प्यूट्स में उलझा हुआ है। चाइना का बॉर्डर एरिया 22,000 किलोमीटर का है। अब ये जानकारी तो मैंने इंटरनेट से निकाली है रिसर्च करके। असली में जानने के लिए तो हमें चलना पड़ेगा चाइना के बॉर्डर पर। जैसा कि हमने इसको रख देते हैं, जैसा कि हमने जान लिया कि चाइना 14 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स में उलझा हुआ है और इन्हीं 14 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर भी शेयर करता है। ये 14 कंट्रीज़ हैं कौन सी? नॉर्थ कोरिया, रसिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। ये सिर्फ वो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ चाइना का लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है। इसके अलावा चाइना का अपने सेल्फ प्रोक्लेम्ड साउथ चाइना सी में जापान, फिलीपींस, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ताइवान और मलेशिया के साथ मैरीटाइम डिस्प्यूट है या फिर आइलैंड डिस्प्यूट है। चाइना लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट और आइलैंड डिस्प्यूट दोनों में ही उलझा हुआ है अपनी आसपास की सारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। अब साउथ चाइना सी के पीछे चाइना इतना बावला इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 11 बिलियन बैरल्स ऑफ अनटैप्ड ऑयल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस है। पर साउथ चाइना सी में और भी कंट्रीज हैं जो इस सागर पर अपना क्लेम करती हैं, जैसे ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम। अब अपडेट ये है कि सैटेलाइट इमेजरी के जरिए अगर देखा जाए तो आज की तारीख में आप पाएंगे कि चाइना यहाँ पर लैंड को रिक्लेम करने के लिए एफर्ट्स कर रहा है। यहाँ पर एक तो चाइना आइलैंड्स की फिजिकल साइज को इंक्रीज कर रहा है और दूसरा नए आइलैंड्स भी बना रहा है। चाइना यहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, पोर्ट्स और एयर स्ट्रिप्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और ये कर कहाँ पर रहा है? पारासेल और स्पार्टले आइलैंड पर। और ये दोनों ही आइलैंड्स वो हैं जिन पर इसके अलावा फिलीपींस कंट्री भी अपना क्लेम करती है। The US has issued one of its strongest warnings against China over Beijing's illegal territorial claims in the South China Sea. It's not China's maritime empire. The United States is prepared to do the things necessary to assist them in protecting their valid legal claims. इसके अलावा यहाँ पर एक वुडी आइलैंड भी है जिसको चाइना ने पूरी तरह से मिलिटराइज करके रखा है। यहाँ पर फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइल्स को डिप्लॉय किया है और रेडार सिस्टम भी यहाँ पर लगा दिया गया है। अब पहले पॉइंट में हमने देख लिया कि चाइना के कितने बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और किस किस के साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि चाइना के इतने बॉर्डर डिस्प्यूट्स और मैरीटाइम डिस्प्यूट्स क्यों हैं। अब अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं तो आप बैठें और सोचें तो आप पाएंगे कि ये जितने भी लैंड
चाइना अक्वायर कर रहा है या अक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें एक चाइना का पैटर्न है कि चाइना किसी भी जगह पर जाएगा, वहाँ का लैंड इलीगली ऑक्यूपाई करेगा और इसके बाद सामने वाली जो कंट्री है उसको निगोशिएशन की प्रक्रिया में ले आएगा। अब सामने वाली कंट्री भी अपने आप को डिफेंड करते हुए कहेगी कि यार देखो, इतना लैंड तो मत लो, बस इतना सा ले लो, बैठे बैठे फायदा। अब ये एक ऐसी डिप्लोमेसी है जिसे चाइना बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा है और इस तरह की डिप्लोमेसी वही कंट्रीज फॉलो कर सकती हैं जो एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और इंटरनेशनल रूल्स और नॉर्म्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती हो। और परवाह ना करने की इसी कड़ी में 9 डैश लाइन का नाम आता है। अगर आपको पहला पॉइंट याद है तो हमने देखा था कि 90% साउथ चाइना सी पर चाइना अपना क्लेम करता है। ये क्लेम चाइना करता है एक यू शेप्ड 9 डैश लाइन के बेसिस पर, जिसे 1940s में चाइनीज जियोग्राफर येंग यूरेन ने डिजाइन किया था। अब मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है पर मेरी बात नहीं, आप देख लीजिएगा। अब किसी के यहाँ पर भी जाकर लैंड को इलीगली ऑक्यूपाई करने जैसे काम कुछ और कंट्रीज भी करती हैं। दुनिया में और भी पावरफुल और इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए जो इस तरह की टैक्टिक्स को अपनाता है, लेकिन यूएसए इसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, सटल और इंटेलेक्चुअल वे में करता है, तो चाइना इसको बहुत ही रॉ मैनर में करती है। इसीलिए चाइना के इतने बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। अब हमने लगातार 2 पॉइंट्स देखे। पहले में हमने देख लिया कि चाइना के कितने बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और किस किस के साथ हैं। दूसरे में हमने देखा कि चाइना के इतने बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं क्यों, और अब हम जान चुके हैं कि चाइना अग्रेसिव कंट्री तो है। तो अब चाइना के अग्रेशन को देखते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे स्कॉलर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है जो इंटरनेशनल रिलेशंस पर डिस्कस करते हैं। उन्होंने बताया है कि चाइना आज के दिनों में अग्रेसिव बिहेव कर रहा है। चाइना अपने आप को एक ऐसे नेशन के रूप में आगे बढ़ा रहा है जो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट और ग्रेट अग्रेसिव इकोनॉमिक पावर के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को पुश कर रहा है। और ये स्कॉलर्स ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि चाइना अपनी मिलिट्री पावर हो या डिप्लोमेटिक पावर हो या फिर टेक्नोलॉजी हो, इन सबको इतना बढ़ा रहा है जिससे वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना के आसपास के नेबरिंग कंट्रीज चाइना की इंटेंशंस को लेकर अनसर्टेन है। अब यही एक वजह है कि रसिया और इंडिया की S-400 की डील होने के बावजूद भी अमेरिका ने इंडिया पर कोई सैंक्शंस नहीं लगाए और ये सैंक्शंस लगते हैं काटसा एक्ट के तहत। अब अमेरिका ने इंडिया पर कोई सैंक्शंस क्यों नहीं लगाए? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि एशिया के अंदर इंडिया चाइना को काउंटर करे और इससे अमेरिका अपना ही हित साध रहा है। इसलिए एक कहावत मशहूर हो गई है कि जियोपॉलिटिक्स के 3 रूल्स हैं। पहला, कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता। दूसरा, नेवर ट्रस्ट चाइना एंड अमेरिका। और रूल नंबर 3, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 2। अब जिसको काटसा एक्ट के बारे में नहीं पता है उसको मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे बनाया गया था। हालांकि ट्रंप खुद इसके खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस के दबाव में उनको इस एक्ट पर साइन करने पड़े। ये एक्ट कहता है कि अगर कोई भी कंट्री कुछ ऐसी एक्टिविटीज करती है जिससे अमेरिका के हित प्रभावित होंगे तो अमेरिका उस कंट्री पर सैंक्शंस लगा सकता है। या फिर अगर कोई कंट्री किसी ऐसी कंट्री के साथ डील कर रही है, ट्रेड कर रही है जिस पर ऑलरेडी सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो अमेरिका उस कंट्री पर भी सैंक्शंस लगा देगा। तो जानकार कहते हैं कि यही वजह है कि यूएसए ने इंडिया पर सैंक्शंस नहीं लगाए, बजाय इसके कि इंडिया और रसिया की S-400 की डील हो गई है। और अब तो खबर आ रही है कि इंडिया रसिया से एक बॉम्बर भी लेने वाला है। अब एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम सॉल्यूशंस की भी बात करें, हाउ टू कन्फ्रंट चाइना। अब आते हैं सॉल्यूशन वाले पार्ट पर, लेकिन सॉल्यूशन वाले पार्ट पर आने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लू ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वैसे तो 1996 में इंडिया और चाइना का यूएन में पीस मेकर समझौता हो चुका है, लेकिन जो किसी की नहीं सुनता वो है चाइना। चाइना के पास एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी है ग्लोबल डोमिनेशन की। चाइना इंडियन ओशन के महत्व को इंडिया से भी पहले समझ चुका था और 2005 में एक टर्म कॉइन हुई थी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है इसको समझते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक पॉलिटिकल हाइपोथेसिस है जिसे 2004 में यूनाइटेड स्टेट्स के पॉलिटिकल रिसर्चर्स ने प्रपोज किया था। यह टर्म चाइनीज मिलिट्री और इकोनॉमिक फैसिलिटीज के नेटवर्क के बारे में बताता है, यानी कि समुद्र में कुछ ऐसी लाइंस हैं जो मेनलैंड चाइना से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पोर्ट तक फैली हुई हैं और अगर ध्यान से देखो तो ये इंडिया को घेरती हुई नजर आती हैं।
चूंकि अब चाइनीज मिलिट्री की पहुंच इंडियन ओशन तक हो चुकी है और इंडिया के चारों ओर चाइना मिलिट्री बेसिस बना रहा है, तो ये इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है। और इंडिया के कंसर्न के बावजूद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो है ही, अब वो म्यांमार हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स और तंजानिया हो, इन सब में भारी इन्वेस्टमेंट करके और पाकिस्तान के ग्वादर में अपनी पहुंच बढ़ा के चाइना ये साबित कर रहा है कि ड्रैगन ने इंडिया के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। अब यहाँ पर इंडिया का पार्ट आता है कि व्हाट शुड इंडिया डू। हम कुछ चीजें कर सकते हैं जो अब सॉल्यूशन वाले पार्ट को दर्शाएंगे। सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि हमारी सारी नेबरिंग कंट्रीज और साउथ चाइना सी में चाइना के नेबरिंग कंट्रीज के लिए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट्स को ओपन कर सकते हैं और साथ ही इन कंट्रीज को टेक्निकल सपोर्ट और नॉलेज में असिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि ये सारी कंट्रीज थोड़ी सी इंडिया की तरफ लीन हो जाएंगी और इससे इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी मजबूत होगी। दूसरी बात, इंडिया को चाहिए कि वो साउथ एशियन कंट्रीज में कॉमन करेंसी में ट्रेड एक्सचेंज को बढ़ावा दे, जिसकी ओर आरबीआई ने पहला कदम रख भी दिया है। अब से रसिया, ईरान और सऊदी अरब के साथ रुपए में व्यापार करने की बातचीत चल रही है और इसी के साथ रसिया और फ्रांस में यूपीआई का होना इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, जिससे रूपी मजबूत होगा। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाइना से डील करने के लिए कोड को एस्टैब्लिश कर दिया गया है, जिससे चाइना को न्यूट्रल किया जा सकता है और नियर फ्यूचर में कोड इंडो पैसिफिक में एक अहम भूमिका जरूर निभाएगा। अब एक एक्सप्लेनेशन ऐसी भी है जो कहती है कि चाइना इतना एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा इनसिक्योर भी है। अब आपको जो भी पॉसिबल कारण लगता हो चाइना के अग्रेशन के पीछे, आप कमेंट्स में लड़ झगड़ सकते हैं, इससे मेरी रीच बढ़ जाएगी। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो गुरु दक्षिणा लाल बटन दबा दीजिए। नमस्ते 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 नमस्कार दोस्त, नमस्ते, पीस आउट। नहीं, पीस आउट नहीं कह सकते क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। हम चाइना की बात भी करें और पीस की बात भी करें तो नहीं चलेगा। सो पीस वाज नेवर एन ऑप्शन।